सभी ऑर्गन अपने एक लॉ के तहत काम करते हैं, एक नेचुरल लॉ है। तो हम लोग उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़े, हम लोग स्टमक पढ़े, हम लोग ओसोफेगस पढ़े, माउथ पढ़े, लिप पढ़े। ये सब जो है वो एक खास नेचुरल लॉ के तहत काम होता है। जो हमारा मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस उसके बारे में अपने तरीके से एक्सप्लेन करता है, लेकिन हम लोग नेचुरल साइंस की तरह उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या करता है कि अगर वो कहता है कि अगर आपके बाउल मूवमेंट में कोई डिस्टरबेंस है तो आपको अपना फोकस जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन पर करना होगा। बाउल मूवमेंट जो बॉडी में होता है, यानी जो रेसिड्यू, एक्चुअली क्या है कि जीआईटी जो है, ट्रैक जो है, उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो बावेल का एक मूवमेंट होता है, और इस बावेल मूवमेंट में सारे ऑर्गन जो जीआईटी के होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो कहा जाता है कि ये जितना भी जो डिस्टरबेंस अगर होता है बावेल मूवमेंट में, तो फोकस लार्ज इंटेस्टाइन पे करना पड़ता है, जिसका जो दो लंबे पार्ट होते हैं, एक ऊपर की ओर जाता है डायरेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक डिसेंडिंग होता है यानी डाउनवर्ड होता है। तो ये दोनों पार्ट जो है, एक असेंडिंग कहलाता है, एक डिसेंडिंग कहलाता है, एक ट्रांसवर्स कहलाता है। और नीचे जब डाउनवर्ड नीचे आने के बाद अगेन फ्लेक्सर बनाता है तो सिग्मोइड कोलोन कहलाता है, जो बाद में रेक्टम और रेक्टल कैनाल में ओपन होता है। लास्टली जो है वो ओपन होता है, जो आउटसाइड एग्जिट का काम करता है, उसको एनस कहते हैं, जिसके चारों तरफ इंस्पेक्टर मसल्स का कवरिंग होता है। तो जीआईटी ओपन होता है मुंह में और ओपन होता है द ओपनिंग ऑफ द रेक्टम में। तो ये जो बावेल मूवमेंट है, ये बावेल मूवमेंट का डिस्टरबेंस जो है वो हमें फोकस करता है कि हम जो है उसके लार्ज इंटेस्टाइन पर ध्यान लगाएं, आखिर उसका क्या फंक्शन होना है। एक तो बात ये है। दूसरा क्या है कि जो रेसिड्यू होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो क्या होता है, वो क्रिया जो है गुजरती है कहाँ से, वो ओसोफेगस से क्रॉस करती है, कार्डियक जो वेल्व है उससे पार होकर करके फंडस, बॉडी और एंट्रम होते हुए डिओडेनम में, और डिओडेनम के बाद जेजुनम, इलियम होते हुए जो है इलियोसिकम जॉइंट से कनेक्ट होती है, और फिर वो रेसिड्यू को वहाँ पर जो है प्योर का जो है डिस्क्रिमिनेट हो जाता है, प्योर एब्जॉर्ब हो जाता है। इम्प्योर जो है वो वेस्ट के रूप में लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ एब्जॉर्ब होता है, और तब उसके बाद ये इसका मूवमेंट ऊपर की ओर होता है, फिर हॉरिजॉन्टल होता है, फिर ये डाउनवर्ड होता है, और तब सिग्मोइड कोलन होकर ये रेक्टम और एनस के रास्ते जो है ये शरीर से बाहर निकलता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये प्रक्रिया है लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन इज ए यंग पोलैरिटी और इट कपल्स विथ लंग्स। हमारे बॉडी के अंदर में जो पेयर्स बने हुए हैं वो क्या बने हुए हैं, लार्ज वो बने हुए हैं, एक इन बना हुआ है और उसके साथ एक यांग है, यानी एक पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग ऐसे कहते हैं। तो दो पोल एक साथ काम करते हैं, एक इन काम करता है, एक यांग काम करता है। ये दोनों पोल जो है एकदम अगेंस्ट होते हैं, लेकिन दोनों साथ ही रहते हैं, पेयर बना के चलते हैं। अगर एक नीचे जा रहा है तो एक ऊपर चला जाएगा, एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे चला जाएगा।
तो इनका एक अपना कैरेक्टर है और यांग का है, एक हॉट है तो एक कोल्ड है, एक डे है तो एक नाइट है, ठीक है ना। एक जो है यांग वाला अगर ज्यादा बोल रहा है तो कम से कम बोलने वाला इन हो जाए, यांग वाला ज्यादा तेज चल रहा है तो कम से कम स्पीड से चलेगा इन वाला। अगर कोई डिजीज जो है पर्टिकुलर है तो इसका जो है जनरल है। तो मगर क्या है, ये दोनों का डिफरेंस होते हुए भी ये दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे डे को देखिएगा कि धीरे धीरे डे जब खत्म हो रहा है तो फिर रात शाम चालू हो जाती है, यानी डे और नाइट। डे जो है वो विलीन हो जाता है रात, और फिर रात जैसे जैसे खत्म होती है वो डे में कन्वर्ट, यानी डार्कनेस इनटू ब्राइटनेस एंड ब्राइटनेस इनटू डार्कनेस। ये एक साइकिल चलता रहता है, तो इसको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दोनों की फाइट चलती रहती है, दोनों काफी स्ट्रगल करते हैं, ये ध्यान रखने की चीज है। और ये दोनों पोलैरिटी के फाइट से क्या होता है कि एक ऐसा फोर्स बनता है जो चेंज लाता है। इसको क्या कहते हैं? एक होता है होमो और हेटेरो। होमो जो है वो जीरो पे रखने की कोशिश करता है, यानी अपना जो हमारा जो अर्लियर स्टैंड है, यानी जो हमारा बेस है वहां पर टिके रहने के लिए कहता है। और दूसरा उसके अंदर में है, और दूसरा और वो पहला दोनों फाइट करता है। एक फोर्स जिसको हेटेरो कहते हैं वो उससे निकलकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन होमो जो है यानी बेस में रहने वाला वो उसको फिर अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, और ये स्ट्रगल चलता रहता है रिपल्सन का और अट्रैक्शन का, ठीक है। तो हेटेरो और होमो के बीच जब स्ट्रगल होता रहता है तो एक तीसरा फोर्स पैदा हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रो, दैट इज रिजल्टेंट। साइंस वाले इस बात को जानते हैं, जब दो फोर्स आपस में करता है तो तीसरा जो है वो आगे की ओर बढ़ जाता है। जो हम लोग कभी कभी जो है देखे हैं गुलेल में जो हम ईंट लगा के घुमाते हैं, जब गुलेल करते हैं उसको क्या कहते हैं, ऐसे करके घुमाने वाला, चिड़िया भगाने वाला, आप देखते होंगे। वो जो है ऐसे रस्सी में बांध कर करके फंदा ऐसा रहता है, उसको लोग घुमाते हैं, और उसके बाद उसमें से वो ईंट निकल कर करके खेत में जाती है, और जो चिड़िया इत्यादि जो है उसके बीच में गिरने पर वो सब बर्ड्स जो आते हैं जो फसल को खराब करते हैं वो उड़ जाते हैं। तो दूर कहीं खड़ा किसान जो है इस काम को करता है। ये ड्यू टू रिजल्टेंट, दो फोर्स लगता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि उसमें लगी हुई मिट्टी की गोली जो होती है वो खेत में चला जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि तो वो जो जीरो स्टेट पे करना वो होमो हो गया, वो हेटेरो हो गया, और रिजल्टेंट जो है वो न्यूट्रो हो गया। और एक स्थान जो होता है जो जीरो स्टेट से भी पहले होता है, लड़ाई उसमें नहीं होता है, जीरो स्टेट से भी अर्लियर, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रो। तो इस पर बहुत बड़ी थ्योरी काम करती है, सब लोग जानते हैं उसको, सुजोग नाम पढ़े हैं हम लोग। जब मेथडोलॉजी में जाएंगे, यानी जो है जैसे रेडियोलॉजी पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सोलॉजी पढ़ेंगे, उसी समय हम लोग ये भी पढ़ेंगे, न्यूट्रो, होमो, न्यूट्रो, न्यूट्रो, ये सब भी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। ये भी काफी ही आज के डेट में बहुत पॉपुलर डिस्कशन हो गया है, इस पर लोग काम भी करते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं, ये एक अलग है।
हम लोग जो कर रहे हैं, क्या करते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन पढ़ रहे हैं। जो बेस है एक्यूपंक्चर, उसको हम लोग पढ़ते हैं मेरिडियोलॉजी के नाम से। उसकी डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं, और इसकी डायग्नोसिस जो है फिर ये हमें अलग साइड से पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए हमने आप लोगों को पढ़ाया था 10 एलिमेंट डायग्नोसिस, जिसमें 5 फिजिकल बताया था, 5 मेटाफिजिकल बताया था। मेटाफिजिकल में हमने क्या बताया था, आत्मा बताया था, तम बताया था, काल बताया था, दिशा बताया था, मन बताया था, मेटाफिजिकल हो गया। और फिर हमने आपको फिजिकल बताया था, जो पंच महाभूत। तो इस तरीके से 10 हो जाता। तो ये हम लोग इन सबों के बारे में पढ़ना बाकी है। तो हम यहाँ बता रहे थे कि ये जो मल जो है, यानी वेस्ट जो है, वो हमारी बड़ी आंत से बाहर आता है, लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जिससे वो बाहर आता है। तो लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन को पावर कौन देता है? लार्ज इंटेस्टाइन को पावर देता कौन है? तो आपको याद होगा कि स्प्लीन जो है वो की एनर्जी फूड की से, फूड की को मतलब फूड से फूड की बनाते हैं। प्योर फूड स्टफ जो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, उसमें से जो प्योर एब्जॉर्ब हो जाता है न्यूट्रिएंट्स, वो जब स्प्लीन में आता है तो स्प्लीन क्या करता है कि ब्लड का फॉर्मेशन करता है। तो ब्लड का फॉर्मेशन करता है तो वो ब्लड को कंट्रोल करता है, और ब्लड को फिर वो आगे की ओर भेजता है हार्ट में, तो हार्ट उसको गवर्न करता है। और फूड की जो है वो डायरेक्ट चली जाती है भाया स्प्लीन, लंग्स में चली जाती है। तो लंग्स में एयर की से मिलकर एनर्जी बनती है। तो देखिए एनर्जी नीचे की ओर डिसेंड हो रही है, कहाँ आएगी? अपर वार्मर से सीधे लोअर वार्मर में किडनी के पास आना है। इसका मतलब सारे ऑर्गन को टच करेगी। तो सारे ऑर्गन को टच करने का मतलब है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन में टच करेगी। तो लार्ज इंटेस्टाइन में टच करने का मतलब हो गया लार्ज इंटेस्टाइन को एनर्जी देगी। तो क्वेश्चन था कि लार्ज इंटेस्टाइन को काम करने के लिए जो शक्ति मिलती है वो हमको लंग्स से। मान लीजिए अगर कोई आदमी कॉन्स्टिपेटेड है या लार्ज इंटेस्टाइन उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है, उसका सिकुड़ना और फैलना नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है उसमें लॉस ऑफ एनर्जी है। और जब उसमें लॉस ऑफ एनर्जी है तो इसका मतलब उसको लंग्स के द्वारा एनर्जी नहीं मिल रही है। तो लंग्स के द्वारा एनर्जी नहीं मिल रही है तो यानी स्प्लीन जो है फूड की प्रॉपर नहीं भेज रहा है, या एयर जो है जितना आना चाहिए एयर की लंग्स उतना नहीं ले पा रहा है। तो ये सब कनेक्शन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई आदमी अस्थमिक है, अस्थमा है उसको, तो वो ज्यादा श्वास ही नहीं ले पा रहा है, या मान लीजिए कोई आदमी डायट से सफर कर रहा है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, तो हार्ट जो है बीच में है दोनों तरफ, तो लंग्स का फंक्शन भी इम्पेयर्ड हो रहा है। तो उसको जो है लंग्स पूरा इतना उसको फैलना चाहिए, सिकुड़ना चाहिए, वो क्रिया नहीं कर पा रहा है। एक्सहेलेशन इनहेलेशन नहीं हो रहा है। आपको मालूम है कि छोड़ना जो है वो लंग्स का काम है और हार्ट का काम है। इसका मतलब है वो एक्सहेल नहीं कर पा रहा है ठीक से, और इनहेल नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है लीवर और किडनी का फंक्शन इम्पेयर्ड है। तो 4 ऑर्गन मिलकर के लंग्स का फंक्शन कमजोर किए हुए, तो बड़ी आंत कहाँ से काम करेगा? तो नेचुरल है बड़ी आंत काम नहीं करेगा। तो बड़ी आंत का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि वो काम लार्ज इंटेस्टाइन को पावर टू वर्क कौन देता है? तो लंग्स देता है। अब जो है ये फेफड़ा जो है, फेफड़े का जो आपका की है, ये एक्चुअली अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, अगर ये प्रॉपर नहीं आया तो सारे ऑर्गन कमजोर हो जाते हैं। और इसका इंडिकेशन आपको लगेगा कि उस आदमी का वॉइस कमजोर हो जाता है।
इसलिए घुमाकर करके वॉइस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू हार्ट, वॉइस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू लीवर, क्योंकि अपर वार्मर कमजोर हो गया, अपर वार्मर में एनर्जी आई नहीं, तो अपर वार्मर में सब लोग बैठे हुए हैं, हार्ट भी है। और तो जब हम साउट करते हैं, कस-कस के चिल्लाते हैं, और लंबे समय के बाद हम लंबे समय तक नहीं चिल्ला पाते हैं, थोड़ा सा चिल्लाने के बाद, गुस्सा करने के बाद, चिल्लाने के बाद हम थोड़ा सा ब्रीदिंग, हमारी शॉर्ट ब्रीदिंग होने लगती है और हमारा वॉइस एकदम लो हो जाता है, तो समझिए कि एनर्जी लॉस हो गया। एक कारण ये है। या मान लीजिए निराशाजनक बातें आपको मिल गई, कोई ऐसा निराशा मिल गई, पहले आप कस के बोल रहे हैं और निराशाजनक बात मिल गई, उसके बाद जब कोई बात करेगा आपकी आवाज और धीमी हो जाए, हाँ ठीक है, क्या करना है, ऐसे ही चलता है। इसके पहले बोल रहे थे आज ही क्यों नहीं, अभी जाएंगे और अभी ठीक कर देंगे, ये सारा हम काम कर, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगी, और इसको भी आपको समझने की जरूरत है कि जो है वो कमजोर हो रही है। की कमजोर हो रही है यानी फेफड़ा में की डिफिशियंसी है, तो फेफड़ा में की डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसमें फ्लूइड भी होता है, बॉडी फ्लूइड और की, तो जब डिफिशियंसी हो जाएगी तो उसका डिसेंडिंग पावर घट जाएगा। फेफड़े का डिसेंडिंग पावर होता है ना, नीचे भेजने वाला पावर, तो वो पावर कम हो जाएगा, तो वो जब पावर कम हो जाएगा तो उसके अंदर बॉडी फ्लूइड रह जाएगा, तो बॉडी फ्लूइड रह जाएगा तो क्या होता है, लोग कहते हैं पानी आ गया, अरे भाई लंग्स में स्वेलिंग आ गई, बहुत लोग बोलते हैं, दिस इज द रीजन, डिसेंडिंग पावर लंग्स का कमजोर हो गया है, वो डिसेंड नहीं कर पा रहा, तो नहीं कर रहा है तो बलगम बन जाएगा, फ्लेगम, और बलगम लंग्स को भारी करेगा। तो ये एक कारण होता है कि उसका बॉडी फ्लूइड जो है बलगम के रूप में कन्वर्ट कर जाता है, अगर वो डिफिशियंसी हो जाएगी। बलगम बनता कैसे है, डिफिशियंसी हो जाएगी तो बॉडी फ्लूइड नीचे नहीं आएगा, बॉडी फ्लूइड नीचे नहीं आएगा बलगम में, और बलगम में अगर कन्वर्ट हो जाएगा, श्वास नहीं ले पाइएगा, मिस्टर एक श्वास नहीं ले पाएंगे, छिछली सांस होने लगेगी, तो अस्थमा की शुरुआत होती है, ब्रोंकियल अस्थमा जिसको कहते हैं, एक कार्डियक अस्थमा होता है, एक ब्रोंकियल अस्थमा, तो ये सब सारी चीजें उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और एक बात और कि लंग्स अपर वार्मर से दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, तो दोनों हाथ में तकलीफ होने लगी, ठीक है ना, शोल्डर जो है अफेक्टेड हो जाएगा, सर्टेन नेक रीजन, क्योंकि लंग्स की बनावट आप देखिएगा तो फर्स्ट रिब के पास जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है उससे आगे की ओर निकला रहता है उसका कुछ पोर्शन, तो वो सारा पोर्शन इफेक्ट हो जाएगा, तो गला भारी हो जाएगा, दोनों कंधे भारी हो जाएंगे, अपर पीठ का अपर पोर्शन जो है भारी हो जाएगा। और अगर लंग्स में जो है हीट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बॉडी फ्लूइड उसका ड्राई हो जाएगा, तो आपका स्किन उससे कनेक्टेड होता है, तो पूरा बॉडी का स्किन जो है ना धीरे 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 ड्यू पोर्स जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, ड्राई हो जाएगा, इचिंग शुरू हो जाएगा। अब इचिंग शुरू हो जाएगा तो हीट आ जाने से इचिंग हो जाएगा, तो स्किन डिजीज का चांसेस ज्यादा है। तो उस समय ध्यान ये रखना चाहिए कि इस लंग्स का जो है हीट को कम करना, लंग्स के हीट को कम करेंगे तब तो उसका जो है उसका स्किन जो है उस पर मॉइस्चर आएगा, और उस पर मॉइस्चर आने से फिर एक नॉर्मल स्किन फंक्शन होगा। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। खैर एनीवे हम लोग इसको इस तरीके से बार बार रिवाइज करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप लोग के दिमाग में आएंगी। तो वो एनर्जी की कमी होने से हम लोग
कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। दूसरा जो है, अगर लंग्स डिफिशिएंट हो जाएगा तो सेवरल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो हमको जो है उस वक्त लंग्स की डिफिशिएंसी को भी ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए कोई ओल्ड एज का आदमी है, वो कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेन कर रहा है, तो ये लंग्स डिफिशिएंसी के कारण होता है। लंग्स डिफिशिएंसी के कारण जो है ड्राइनेस भी आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। वहां तो पानी भरा हुआ है, कहाँ लंग्स में तो पानी भर गया, पानी नीचे आ नहीं रहा है क्योंकि फंक्शन पुअर हो गया लंग्स का। तो बॉडी फ्लूइड जो है वो लंग्स में जमा हुई, वहां तो बलगम बन गया। और लार्ज इंटेस्टाइन में आपको पानी जब नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन ड्राई हो जाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ये अक्सर जो है ओल्ड एज के पर्सन्स में दिखाई पड़ता है। अर्ली एज में भी हो सकता है, लेकिन ओल्ड एज में मुश्किल दिखाई पड़ता है। एक आपका लॉ कहता है कि लंग्स इज कनेक्टेड टू, क्या है, लंग्स जो है निराशा चीजों से, होपलेसनेस से कनेक्ट होता है। अगर आप जितना निराश रहिएगा अपने जीवन में, जितना जो है हर चीज का जो है खाली डार्क साइड में आप ओवर थिंकिंग कीजिएगा, तो आपके ब्रेन में जो न्यूरल मैपिंग बनेगा, जो न्यूरल सिस्टम बनेगा, वो खाली आपको निगेटिव बना देगा। आपका बिलीफ लेवल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो जाएगा, आपके ब्रेन में जो ब्रेन का जो न्यूरल मैप है वो नेगेटिव हो जाएगा। हर चीज की नेगेटिविटी आने लगेगी। आप कभी जो है पॉजिटिव सोच ही नहीं पाइएगा। इसलिए अगर आपके पास कोई केस ऐसा आता है तो उसको समझने की जरूरत है और उनकी काउंसलिंग करने की जरूरत होती है। तो लंग्स जो है वो एकदम निराशा की ओर ले जाएगा। और जितना आपको वरी होगा उतना लंग्स का जो की है, लंग्स की एनर्जी है वो डिप्लेट करती है, कमजोर हो जाएगी। और उससे जो है वो क्या होगा, उसका डिसेंडिंग पावर घट जाएगा। तो निराशा भी जो है वो फेफड़े में बलगम बना देता है और लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन को पुअर कर देता है। तो ये क्या काम करेगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में एनर्जी का जो डिफिशिएंसी होगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन, पर्टिकुलरली लार्ज इंटेस्टाइन में एनर्जी स्टैग्नेंट हो जाएगी। और स्टैग्नेंट हो जाएगी कहने का मतलब रुक जाएगी, कमजोर होती चली जाएगी। तो इसका मतलब जितनी शक्ति की जरूरत है उसको, उतनी शक्ति उसको मिलेगी नहीं। तो शक्ति, एनर्जी का मतलब होता है डायनेमिक, एक जगह से दूसरी जगह उसको फ्लो करना। तो रास्ते में जितना भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा उस सभी को फ्लो किया जाता है, बढ़ाना। तो वो बढ़ाने की क्षमता नहीं रहेगी, बढ़ाने की क्षमता नहीं रहेगी तो क्या होगा बताइए, वेस्ट आगे नहीं बढ़ेगा, मल आगे नहीं बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो ये सब भी सारे चीजें जो है आपको ध्यान रखना है कि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसका रीजन क्या है। तो लंग्स की जो डिफिशिएंसी होती है तो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टैग्नेशन ऑफ की भी पैदा करती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो स्टैग्नेशन ऑफ की होगा, तो जब एनर्जी आगे मल को यानी वेस्ट को बढ़ा नहीं पाएगी, नेचुरल है एब्डोमिनल पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा जो है एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ कोल्ड होता है, कोल्ड मतलब ठंडा, मतलब रॉ फूड अगर आप खाते हैं यानी मिस्टर एक्स खाते हैं, तो क्या हो सकता है,
ठंडा खाना खाने से और बहुत रॉ फूड खाने से क्या होगा आपको? तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होगा तो में कोल्ड बढ़ जाए, और जब कोल्ड बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोल्डनेस इज कनेक्टेड टू वाटर। पंचमहाभूत में आता है ना, क्षितिज जल पावक गगन समय, तो जल से कनेक्टेड है कोल्डनेस, और उससे कनेक्टेड है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। तो जब कोल्डनेस बढ़ जाएगा, इंटरनल कोल्ड, बॉडी के अंदर में दो कोल्ड हुआ ना, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, हीट एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, एक इंटरनल विंड एक एक्सटर्नल विंड, ये सब जो है ना, ये दो होते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में अगर जो है इंटरनल कोल्ड अगर बढ़ जाता है, अगर वो बढ़ जाता है तो वो क्या करता है कि जो मल है या जो वेस्ट है प्लस वाटर लेवल ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा हो जाने से क्या हो सकता है? वो आपको डायरिया कॉज करेगा। और थोड़ा सा फॉर्म भी और भी बदल सकता है। तो जब हम डायरिया पढ़ेंगे तो हम लोग फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम को पढ़ेंगे। तो ये जो है वो हमारा जो है वो लॉ के अंदर में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन के लॉ में आता है। तो इसको भी आपको जानने की जरूरत है। अगर मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा जो है हॉट फूड खा लिया, कोल्ड फूड अभी खाया था, अब बहुत हॉट फूड खा लिया, ग्रीजी पूरा जो है वो तला हुआ घी डाला हुआ सामान जो है आपने खा लिया, तो ये क्या करता है? ये ग्रीजी जो फूड होता है ये आपको हीट पैदा करता है। वह कोल्ड पैदा किया, ये हीट पैदा करता, और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी भी आपके बॉडी में पैदा करती। तो ग्रीजी और हॉट फूड खाने से हीट पैदा होगा, वहाँ ठंडा और रॉ फूड खाने से कोल्ड पैदा होगा या हीट पैदा होगा, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिड हीट आने से हो सकता है लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन भी हो जाए, अपना इंटरनल इन्फेक्शन, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत बड़ी संख्या में बैक्टीरिया होती है, डिफरेंट टाइप की हार्मफुल बैक्टीरिया हो जाती है, और उसकी संख्या मल्टीप्लाई कर गई तो हमारा बॉडी अचानक जो है वो इन्फेक्शन में आ जाता है। खाना तो नॉर्मल खाता है, ग्रीजी फूड खा लिया तो ये ग्रीजी फूड जो है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में दो चीज कॉज करेगा, एक तो ह्यूमिडिटी करेगा और एक हॉट फूड खा रहे हैं तो वो हमको हीट पैदा करेगा। तो हीट पैदा करेगा और हॉट, तो ये जो है ये मिलकर करके हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन को इम्पेयर्ड कर देगा। तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर ह्यूमिड हीट लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्टूल जो है वो क्या करेगा? हीट जब ज्यादा हो जाएगा तो हीट का एक कैरेक्टर है, उसको कहते हैं, जैसे आग जो है कागज डाल दीजिएगा बाद में राख, आग में लकड़ी आग लगा दीजिएगा लकड़ी में तो राख, कोई भी चीज में अगर अग्नि लगी हुई है तो राख। तो मान लीजिए हमारे पेट में अगर अग्नि ज्यादा हो गई तो क्या होगा? जो वाल है वो वाल डैमेज होगा, और वाल डैमेज होने पर क्या हो जाएगा? क्योंकि एसिड भी तो होता है, एसिडिक मीडियम तो हमारे बॉडी में है और अल्कलाइन मीडियम, ये दो मीडियम तो चलता है। तो स्टूल जो है अगर मिक्स कर गया आपके साथ हीट अगर बॉडी में आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वो उसमें रैप्चर करेगा और डैमेज करेगा सेल को, जिसके कारण पस, ब्लड,
या म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस, ये हमारे ब्लड स्टूल में मिलेगा। और डायरिया भी जो है कॉज कर सकता है शुरुआती दौर में, बाद में उसमें चाहे हीट जब कोई चीज में आ जाए, मुंह में आ जाए तो दुर्गंध बने और आपके गम्स जो हैं वो स्वेल कर जाएंगे और उसमें पस फॉर्म कर जाएगा, तो जिसको पायरिया कहते हैं। देखिएगा कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि जब गैस का इंटरनल विंड बढ़ जाता है तो इंटरनल विंड से जो है पेट, अगर आपका ईपीगैस्ट्रियम थोड़ा फूल गया तो थोड़ी देर के बाद आपका ओठ में, गम्स में एक अजीब सा सेंसेशन महसूस होने लगेगा। फिर अगर आप लोअर जो और अपर जो को दबाइएगा तो आपको भीतर दर्द ऐसा भी महसूस होने लगेगा और ये कंटिन्यू कर जाता है तो जिंजिवाइटिस, सूजन हो जाती है, डायरिया भी कॉज करता है। और उसके बाद क्या होगा, वो हीट जो है वो हीट पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में धीरे धीरे फैलने लगता है, तो आपको पेट में लहर लगेगी, बर्निंग सेंसेशन लगेगा। मोस्टली लोग एनस के आसपास जो है बर्निंग सेंसेशन महसूस करते हैं हीट बढ़ने से, तो ये भी आपको जानने की जरूरत है। उसके बाद क्या होता है कि हैवीनेस हो जाता है चेस्ट, क्योंकि चेस्ट में लंग्स बैठ है, लोकेटेड है, तो उसका फंक्शन इम्पेयर्ड हो गया, तो लंग्स जो है तो आपको क्या हो जाएगा कि हैवीनेस फील करेंगे या चेस्ट में और नाभि के ऊपर के हिस्से में ईपीगैस्ट्रियम में आप फील कीजिएगा कि हैवीनेस हो गया। अगर ये कॉज कोई आगे कहता है कि भाई साहब हमको हैवीनेस होता है और ईपीगैस्ट्रियम मेरा बेटा हमको जो है भारीपन लगता है, चेस्ट में ये रहता है, तो आपको दिमाग लगाना है कि कहीं लार्ज इंटेस्टाइन तो इसमें नहीं है, तो ये एक कारण होता है। हैवीनेस इन चेस्ट और ईपीगैस्ट्रियम में जब हैवीनेस हो जाएगा चेस्ट में, तो आपको म्यूकस जो है, म्यूकस मेम्ब्रेन का नाम सुने ही है, वो सिक्रीट करता है म्यूकस, जिसको आंव टाइप का कहते हैं। ये म्यूकस जो है वो स्टूल में आ जाएगा और ये आता है, म्यूकस जो है वो कॉज करता है ह्यूमिडिटी को, लार्ज इंटेस्टाइन में ये ह्यूमिडिटी जो है म्यूकस फॉर्म करता है और ये म्यूकस जो है स्टूल में मिल जाएगा, स्टूल में आंव वाली चर्चा आने लगेगी। दूसरा क्या है, गर्मी आने से वो डैमेज होगा उसका वाल, तो ब्लड भी आ जाएगा, बैड स्मेल भी आ जाएगा उसमें लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद जो है बर्निंग सेंसेशन भी आपको लार्ज इंटेस्टाइन स्पेशली एनस में आपको महसूस होने लगेगा, और उसके बाद चेस्ट और एपिगैस्ट्रियम में तो हैवीनेस रहेगा ही। तो सोच लीजिए कितना सिम्टम्स इसके साथ मिला हुआ है, और अगर ये सब होता रहेगा तो बाय द वे आपको ये आइडिया है कि लार्ज इंटेस्टाइन और ये कपुल है और ये किस चीज से कनेक्टेड है, स्किन से कनेक्टेड है, और किससे कनेक्टेड है, बॉडी हेयर से कनेक्टेड है। सारा प्रॉब्लम आपको दिखाई पड़े, ये एनर्जी को नीचे भेजता है, तो ये एनर्जी नहीं मिलेगी तो सारे ऑर्गन का फंक्शन जो है फंक्शन पुअर हो जाएगा, तो बॉडी ऐसे भी कमजोर हो जाएगा, ब्रीदिंग ट्रबल अपना फंक्शन डिस्चार्ज नहीं करेगा, तो एक्सेलेशन इनलेशन नहीं हो पाएगा, तो ऐसे भी उसका फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएगा। अच्छा, ये जो है अपर वार्मर है, तो इसका जब टेम्परेचर गिरेगा तो ठंड ऐसी हो जाएगी, यहाँ जब आपको ठंड लगने लगेगी तो दोनों हथेलियाँ ठंडी हो जाएगी, हाथ और बाह में और पीठ में ठंड लगने लगेगी। आप कंप्लेन कीजिएगा कि पीठ में ठंड लगती है, और हीट बढ़ जाएगा तो ड्राइनेस हो जाएगा, पीठ पर इचिंग होने लगेगी, हैवीनेस हो जाने पर पीठ भारी लगेगा और बैकबोन में पेन होने लगेगा।
तो ये सब सारी चीजें हैं कि आपको क्या होगा, पोस्टल न्यूरल्जिया हो जाएगा, इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया हो सकता है। ये क्या है भाई, तो आपका जो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होता है, इसमें 7 जो है आपका क्या है, ट्रू है और 5 फॉल्स है। तो 5 जो फॉल्स है उसमें 3 पेयर्स जो होता है वो फॉल्स होता है, बाकी 2 जो है फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं। तो ये सबके बीच में जो इंटरकनेक्टेड मसल्स होता है उसको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं, उसका दर्द होने लगे, एक रिब्स दूसरे रिब्स पर चढ़ जाएगी, ओवरलैप्ड हो जाएगा, कमजोर हो जाएगी ये मसल, तो अपने अलाइनमेंट को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, कफ जमा रहेगा, भारीपन जमा रहेगा। तो ये सब सारी चीजें हो सकती हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है जब पेशेंट को आप देखिए। ड्राई स्टूल, तो क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ड्राई स्टूल में, कि वो पास आउट होने में बहुत कठिनाई होता है। और ड्राई स्टूल होने का कारण क्या हो गया, ड्राइनेस। आपको मालूम है कि मेटल जो है इज कनेक्टेड टू ड्राइनेस, मेटल इज कनेक्टेड टू ऑटम सीजन, मेटल इज कनेक्टेड टू हार्वेस्टिंग, सब में जुदाई का बात आ रहा है। पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं, ड्राइनेस में सूखापन आ जाएगा, आपका स्वभाव भी सूखा हो जाएगा, ठीक है ना। और हार्वेस्ट में फसल काटी जाती है, तो जब ये ड्राइनेस हो जाएगा तो आपके स्वभाव में भी ड्राइनेस हो जाएगा, नए रिश्ते बनाने का मन नहीं करेगा, पुराने रिश्तों में आप निकालने लगेगा तरह तरह का, ये आदमी हमको मौके पर मदद नहीं करता है, ये नहीं करता है, इसको छोड़ो उसको छोड़ो, ये करो। इससे बढ़िया तो हम लोग बस 2-3 आदमी हैं, बस हम लोग खाए पिए रहे हैं, एकांत हम लोग जो है अपना समय की बात करते हैं। ये ड्राइनेस का रीजन है, मेंटल रीजन। तो ये आपको जानने की जरूरत है। तो क्यों, क्योंकि अर्थ के बाद मेटल होता है, और अर्थ में तो पानी होता है, लेकिन जब हम इसको खींच लेते हैं, पूरा खींच कर करके निकाल लेते हैं, तो नीचे जो है वो बन जाता है एक लेयर। देखिएगा, कोयले का लेयर, अबरक का, जितना माइंस है सब जमीन के अंदर, वह सॉलिड क्रेस्ट होता है, उसमें पानी होता नहीं है, उसको डेनामाइट लगा के तोड़ा जाता है और पत्थर की तरह वो टूटता है, चट्टान की तरह टूटता है। क्यों? क्योंकि पानी उसमें सारा से निकल जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें खत्म हो जाते हैं, सेंट्रीपिटल होते हैं, सब सेंटर में सब फोर्स होता है, बाहर की तरफ नहीं जाता है, एक्सपेंशन नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, श्रिंक करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है में ड्राइनेस होने के जो कारण होते हैं, क्या होता है, एक तो इनकी डिफिशियंसी हो जाएगी, पानी की डिफिशियंसी तो आपको मालूम है, 1 घंटा का डिफिशियंसी हो जाएगा, और ब्लड की भी डिफिशियंसी हो जाएगी, ये भी आपके ड्राइनेस का कारण होता है। तो ये आपका जो है वो लॉ है, लार्ज इंटेस्टाइन के लॉ कहते हैं इसको। उसके बाद मान लीजिए, बहुत लोग कहते हैं कि जब हम टॉयलेट से आते हैं तो बहुत कमजोरी हमको महसूस होती है, डॉक्टर साहब कोई उपाय है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब टॉयलेट जाने के बाद जब हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, तो एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती, कोलैप्स कर जाती है। आपको याद होगा हमने बताया था एनर्जी के कुछ स्टेज, क्या स्टेज था हमारा, एक हमने बताया था कि डिफिशियंसी होती है, एक तो नॉर्मल होता है, एक डिफिशियंसी होती है, फिर डिफिशियंसी डीप करती है तो सिंक होता है,
सिंक और डीप होता है तो जाकर करके ये क्या बनता है, कोलैप्स कर जाता है, ये होता है। और नहीं तो फिर एक्सेस होता है, फिर एक्सेसिबली एक्सेस होता है। तो इस तरीके से जो है ये सब स्टेजेस, तो इसमें कोलैप्स कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा तो हम भी कोलैप्स कर जाएंगे। कहने का मतलब है एकदम निढाल हो जाएंगे, आएंगे और बिछाओ पे गिर जाएंगे। दोबारा अगर जाने की जरूरत पड़ा तो तब हिम्मत नहीं होगा कि हम टॉयलेट जाए, और कितनी एनर्जी लो हो जाएगी। इसको ध्यान रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी कोलैप्स कर जाए। हो सकता है उस समय रेक्टम बाहर आ जाए, ये सब भी होता है, क्योंकि उसमें फिजियोलॉजिकली कई ऑर्गन एक दूसरे के साथ होते हैं। तो ये सब जो है लार्ज इंटेस्टाइन में ठंडक अगर बढ़ जाती है तो ठंडक के भी कुछ कारण है। क्या है भाई, तो एक्सटर्नल अटैक होता है कोल्ड का लार्ज इंटेस्टाइन पर, तो लार्ज इंटेस्टाइन में ठंडक बढ़ जाएगा। और इंटरनल कोल्डनेस का अटैक होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में ठंडक बढ़ जाएगी। ये दोनों ठंडक, कोल्ड एवं कोल्डनेस, ये दोनों में फर्क है। एक कोल्ड है और एक कोल्डनेस, दोनों में फर्क। एक्सटर्नल अटैक ऑफ कोल्ड, बाहर का जो ठंड है वो अगर अटैक करता है बॉडी पर तो कोल्ड कंडीशन है, ये एक्सेस पैटर्न ज्यादा है, तो ना। और इंटरनल कोल्डनेस जो है उसको कोल्डनेस कंडीशन कहते हैं। जो मेरे शरीर के अंदर में कोल्डनेस पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड कोल्डनेस कंडीशन। और ये डिफिशिएंट कंडीशन है, ये एक्सेस कंडीशन नहीं। इसमें टोनिफिकेशन होगा और उसमें सिटेशन होगा। तो ये सब सारी चीजें जो है आपको लार्ज इंटेस्टाइन में दिखाई पड़ेगी। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो आपको जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, और इस तरीके से आपको जानने की जरूरत है, इससे कनेक्टेड सारी चीजें। अगर मान लीजिए एक्सटर्नल कोल्डनेस जो है लार्ज इंटेस्टाइन पर अटैक करता है, बाहर वाला एक्सेस कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा, अगर एक्सेस कंडीशन होगा तो पेट में क्या हो सकता है, आपको सडन एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, या और डायरिया भी हो सकता है। पेन होगा साथ साथ डायरिया हो जाएगा। बहुत बार आप देखिएगा ये लोग जो है पेन के साथ डायरिया कॉज कर होता है तो कंप्लेन करते हैं। तो ये जो है एक्सटर्नल कोल्ड जो होता है समटाइम्स जो है डायरेक्ट अटैक करता है, समझ गए ना। और जिसके कारण एक्सपोजर लग जाता है, और जो एक्सपोजर लगता है लंबे समय तक, तो ये क्या करता है कि फिर नॉर्मल जो है जो बॉडी के अंदर में जो सीजनल कोल्ड होता है वो आपको फील करेंगे। और उसके बाद अगर मान लीजिए कोल्ड और डैम्पनेस बॉडी के अंदर में इंटर दी एनस फ्रॉम ग्राउंड लेवल, तब वो लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करते हैं। इसीलिए आपको याद होगा हमने जब डैम्पनेस पढ़ाया था, ह्यूमिड हीट पढ़ाया था, तो बताया था कि गीले जमीन में सीलन भरे मकान में दीवार, सीलन वाले दीवार से सटकर बहुत लंबे समय तक बैठना, नीचे पालथी मार कर करके बहुत देर तक पूजा करना, जमीन पे सोना, ये सब अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा डैम्पनेस, कोल्ड एंड डैम्पनेस चला जाएगा जमीन के द्वारा। वहाँ पर धरती हमारी माता है वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, वहाँ तकलीफ शुरू हो जाएगी। तो ये आपको जानने की जरूरत है। दूसरा क्या है
लार्ज इंटेस्टाइन जो है आपके हमारे जो बॉडी है, उस बॉडी में जो जो रोग होते हैं, वो रोग की चर्चा आपको याद है, हम लोग ने किया था। रोग के जो स्टेजेज हैं, वो रोग के स्टेज भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा पढ़े थे, थोड़ा आपको याद दिला दें। जैसे एक स्टेज होता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेटर यांग स्टेज। ये यूवी चैनल इसमें अफेक्टेड होता है, एसआई और यूवी चैनल। अगर कोई आपको सिम्टम्स एसआई और यूवी चैनल का आता है तो समझिएगा स्टेज नंबर 1। दूसरा होता है ब्राइट यांग स्टेज। ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक चैनल इफेक्ट होता है। और अगर लेसर यांग स्टेज है, जिसमें TW, ट्रिपल वार्बर और गॉल ब्लैडर चैनल इसमें अफेक्टेड होते हैं। ग्रेटर इन स्टेजेस में लंग्स और स्प्लीन जो है वो अफेक्टेड हो जाए। लेसर इन स्टेज में हार्ट और किडनी चैनल जो है वो अफेक्टेड होगा। और टर्मिनल इन स्टेज में लीवर चैनल अफेक्ट होगा। तो एसआई में 19 पॉइंट होते हैं, यूबी में 67, एलआई में 20 पॉइंट्स, एसटी में 45, टीडब्ल्यू में 23, जीबी में 44, एलयू में 11, एसपी में 21, एच में 9 पॉइंट्स, किडनी में 27 पॉइंट, पेरिकार्डियम में 9 पॉइंट और लीवर में 14 पॉइंट। तो इतने पॉइंट जो होते हैं मेरिडियन में, और सब जो है कहीं से स्टार्ट होते हैं और कहीं एंड करते हैं। एक जगह से स्टार्ट होंगे, दूसरी जगह कहीं एंड करेंगे। 1 से शुरू होंगे तो एक एंड करेंगे। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में ये स्टार्ट होते हैं। अगर आप दोनों हाथ को ऊपर कर लीजिए और पांचों उंगली को फैला दीजिए, तो आपके हाथ में, दोनों हाथ से 12 मेरिडियन ऊपर से आते हैं, यानी एनर्जी ऊपर से देते हैं, जिसको हेवन कहते हैं। अंगूठा से लंग्स मेरिडियन, उसके बाद जो है इंडेक्स से आपको लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद मोटी उंगली जो है मिडिल फिंगर से आपको पेरिकार्डियम मेरिडियन, फिर उसके बाद ये रिंग फिंगर से ट्रिपल वार्बर, और फिर छोटी फिंगर से कौन आ जाएगा आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन, और साथ ही साथ जो है हार्ट बीट। ये आकाश से ये एनर्जी है, इसीलिए कहा जाता है हेवन से एनर्जी ये लाता है, और एक डिफरेंट जगह जगह पर ये एंड करता है। ठीक है, इसमें कुछ एंड पॉइंट है तो कुछ शुरुआत होती है। अब जैसे लंग्स जो है वो फिंगर पे एंड करता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो शुरू होता है यहाँ से। तो देखिए लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन अगर 11 से शुरू होकर ये 1 पे जाता है और फिर ये चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। अब फिर वहां से शुरू होकर करके नीचे आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में 1 में। अब फिर ये 1 जो है फिर ये ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पेरिकार्डियम में, 1 से 9 में चला गया, ये 9 फिर ऊपर आया, 1 आया, 1 से फिर ये ट्रांसफर हो गया और फिर नीचे चला आया ट्रिपल वार्बर, 23 में गया, 23 से फिर ये 1 में आया। अब फिर 1 से जो है 23 से फिर 1 में आया, 1 से फिर ये 9 में गया हार्ट में, हार्ट ऊपर गया, और फिर जो है ये सीधे चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस तरीके से साइकिल बनता है। हम लोग इसको फिर जब हम लोग पंच तत्व का फिर कुछ अध्ययन करेंगे तो इसको डिस्कस किया, याद होगा हमने इसको डिस्कस भी किया था कि किस तरह से साइकिल बनाता हुआ। उसी तरीके से पैर से लीवर मेरिडियन, स्प्लीन मेरिडियन,
स्टमक मेरिडियंस, ठीक है ना, और उसके बाद जो है गॉल ब्लैडर मेरिडियन और किडनी मेरिडियन और यूबी मेरिडियन पार करती है। और अपने डिफरेंट पॉइंट से होते हुए तो नीचे से इसको कहा गया अर्थ, अर्थ से ये 6 मेरिडियन आती है और ऊपर से हेवन से 6 मेरिडियन, तो ये 12 मेरिडियन हमारे बॉडी में आकर ज्वाइन होते हैं। मोस्टली आपके छाती में ज्वाइन करती है, इसलिए चेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपर वन में आकर के ये ना, तो ये आपको छाती को जो है चेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑर्गन भी इसी में बैठा हुआ है। तो ये बात है ना, तो चेस्ट में होगा, नहीं तो ये आदमी में नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है ये है। तो आपके स्टेजेस जो है वो आप इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा मेरिडियन इफेक्टेड है। हर मेरिडियन का ऑर्गन भी आपके पास है, वो ऑर्गन भी इफेक्टेड होगा। तो इस तरीके से आप स्टेजेस का पता लगा सकते हैं। शरीर में जो रोग का लेवल होता है, ये भी हम आपको एक बार डिस्कस कर चुके हैं, याद होगा आपको। क्या बताए थे आपको? एक तो हमने बताया था कि बीमारी का एक लेवल होता है डिफिशिएंसी लेवल, दूसरा लेवल हमने बताया था कि उसकी एनर्जी लेवल, तीसरा बताया था न्यूट्रिटिव लेवल, और फोर्थ वन दी ब्लड लेवल। यानी क्या हुआ, पहले स्किन को टच करेगा। डिफेंसिव लेवल जो होता है वो क्या होता है, जब लंग्स में एनर्जी जाती है तो जाकर करके फूड की जो है एयर की से मिलकर बनाती है गैदरिंग की, और गैदरिंग की जो होती है वो डिवाइड हो जाती है दो में, एक होती है न्यूट्रिटिव की और एक होती है डिफेंसिव। डिफेंसिव की जो होता है वो कोर की होता है, और न्यूट्रिटिव एनर्जी जो होती है वो प्योर। तो कोर्स जो है डिफेंसिव की ये चला जाता है स्किन की तरफ, ये यांग इन नेचर होता है, और इसको कंट्रोल हार्ट और लंग्स करता है। इसलिए ओपनिंग ऑफ पोर्स, जो स्किन के ऊपर जो पोर्स होते हैं उसका खुलना और बंद होना जो है ये दोनों कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए ये दोनों कहीं कमजोर हो गए, इन्फेक्टेड हो गए, फंक्शन इम्पेयर्ड हो गया, तो आपको जो है आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी हो सकती है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर हो जाएगा, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगा, कोई भी इन्फेक्शन आ सकता है। और ये सारी चीजें, स्किन का प्रॉब्लम आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। डिफेंसिव की ये डिफेंस करता है एक्सटर्नल इन्वेजन से, जो बॉडी पर एक्सटर्नल इन्वेजन होता है उससे आपको स्किन मदद करता है। न्यूट्रिटिव की जो है वो पूरे ऑर्गन में फ्लो कराता है लंग्स। वो जब नहीं पहुंचेगा तो नेचुरल है आपको ताकत नहीं मिलेगी, स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। ब्लड जो है, इसको ब्लड को अपने ऊपर, ब्लड जो ये एक ट्रक है और ट्रक के ऊपर ब्लड सवार है, और ब्लड में ऑक्सीजन सवार है और साथ साथ न्यूट्रिएंट सवार है। तो ये सारे जो जो चल रहे हैं नीचे बेस में जो है न्यूट्रिटिव की, हम लोग जो फंक्शन करते हैं वो न्यूट्रिटिव की में करते हैं। जब न्यूट्रिटिव की को हम बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिक ब्लड बैलेंस हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑक्सीजन आप लेने लगेंगे, ऑटोमेटिक आपके ऑर्गन को न्यूट्रिएंट्स मिलने लगेगा। तो ये जो न्यूट्रिटिव की का फंक्शन है, तो इस तरीके से ये हमारे अंदर में जो है एक लेयर आ जाता है, और तब जो है हम ब्लड को टच करते हैं तो लेवल डिजीज का आ जाता है ब्लड लेवल, दैट इज द फोर्थ स्टेज। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको, तो दीज आर दी लॉ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो लॉ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, फिर जब मौका मिलेगा तो एक बार फिर सब लॉ को हम फिर पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे,
लेकिन इस सहारे जो है कि हम इसको रिवाइज नहीं करेंगे, ये जस्टिस नहीं होगा। तो इसको जरा सा दिमाग में रखिए, आपस में डिस्कशन कीजिए और लॉ को बार बार रिपीट करने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है। नाउ 10:32, ऑल पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली टेल those who are enrolled in study